हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लास में। ठीक है ना। तो आप सब बाबू तेजी में क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। और जो हम इंडियन पॉलिटी के जो क्लास को लेके चल रहे थे, उस क्लास को क्या करते हैं बाबू, हम फिर आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो जो लोग पीछे क्लास नहीं किए हैं, जो लोग पीछे वाला क्लास नहीं किए हैं, उनको थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि हम अनुच्छेद 1 से 20 तक पूरा पढ़ा दिए थे। ठीक है ना। अनुच्छेद 1 से 20 तक हो चुका था और आज जो हम हैं 21 से अनुच्छेद लेकर के चलेंगे। तो आप सब तेजी में क्या कीजिए बाबू, एकदम तेजी में शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास और इस क्लास का लाभ उठावें। एक बात और बता दें आपको, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम समझाने की प्रयास कर सकें। ठीक है ना। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। तेजी में आप सब शेयर कर दीजिए और तेजी में शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज क्लास और ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 20 जो हम देखे थे, अनुच्छेद 20 में हम सब देखे थे, जो जिस व्यक्ति को कोई गुनाह किया है, तो उस गुनाह जो करेगा, तो उस गुनाह को उसी टाइम के कानून के हिसाब से उसको सजा देंगे। ठीक है ना। और उस पर कुछ शर्त भी था कि उस व्यक्ति को यह आदेश था कि मेरे को पकड़ा तो हम पूछने की आज़ादी। ठीक है ना। वो सब 21 की बातें थी। अब यहाँ पर अनुच्छेद हम सब कहाँ आते हैं, तो अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 21 में क्या बोलता है उसको समझते हैं। उसको क्या कर रहा है बाबू, किसी व्यक्ति क्या कर रहा है जी, किसी भी व्यक्ति के, सुनिए पर, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैधिक स्वतंत्रता वैधिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर इस अनुच्छेद को बस थोड़ा सा समझिए, यह कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, इस एक्ट में यहाँ पर इस 2021 का जो है सुप्रीम कोर्ट इसे क्या कर रहा है बाबू, धीरे धीरे इसको बढ़ाए ही जा रहा है। ठीक है ना। स्टार्टिंग में देखिएगा तो छोटा सा था, क्योंकि यह अनुच्छेद 1 रखा, फिर धीरे धीरे यह क्या होते जा रहा है बाबू, धीरे धीरे यह बड़ा होते जा रहा है। और इसी में एक बात और आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 यह दो ऐसे अधिनियम है, इसको किसी भी हालत में इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है ना भाई। तो ये अनुच्छेद 21 था। अब यहाँ से 22 है। तो देखिए अनुच्छेद 21 के तहत ही, अनुच्छेद 21 के 1 के तहत, क्या बाबू, 21 के 1 के तहत तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये देखिए, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क हो जाएगा। ठीक है ना। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा और तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया छुटका, तो 21 के ए में। इसको किसमें जोड़ा, तो याद रखिएगा 86वीं संवैधानिक संशोधन से इसको जोड़ा गया। 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा बाबू इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है ना। तो एक बात और समझ लेते हैं। ठीक है ना। एक बात और यहाँ पर यह कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर जैसे जितने भी अधिनियम है, जितने भी एक्ट हैं, वह सभी एक्ट बाबू 55 से लेके 55 तक का है। ठीक है ना। फिर से बात समझिए, जितने भी एक्ट हैं वह 55 से 55 तक का है। लेकिन यह एक्ट 21 का यह एकमात्र ऐसा एक्ट है बाबू जो क्या बताया जा रहा है, 6 से 14 वर्ष के लिए ही इसको दिया गया। तो यह पर बात को समझिए। एक बात और आपको बता देते हैं, इसका लाभ हमको नहीं लगता है कि कोई इसका लाभ उठा पाता होगा। क्यों बाबू, क्योंकि यहां तक देखिए, यह एक्ट में यह कह दिया गया अनुच्छेद 21 में, यह एक्ट कहां से कहां तक, तो 6 वर्षों से लेकर के मात्र 14 वर्षों तक का है। ठीक है ना। तो हम पीछे अभी जस्ट बताए कि सारे जितने भी एक्ट है वह 55 से 55 तक
तक का है। लेकिन यह 21 का ए, मात्र यह छोटका अनुच्छेद 21 के ए में यह एकमात्र ऐसा एक्ट है जो बाबू 6 से 14 वर्षों तक का है। एक बात और आपको बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, जहाँ पर यह क्या कह रहा है कि जो इतने वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा करवाना है, तो भाई फ्री में शिक्षा देना है। तो बात बताइए, इस एक्ट के बारे में क्या बच्चा को पता है जी? नहीं है, तो इसका लाभ नहीं उठा पाता है। ठीक है ना। तो 21 ए भी आप सब समझ गए। तो चलते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं 22 में क्या कह रहा है। तो 22 में क्या कह रहा है, देखिए 20 में कहा था कि क्या किएगा, उसको गिरफ्तार करना होगा। ठीक है ना। अब देखिए एक बात बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है, ठीक है ना, तो 20 में कहता है गुनाह करेगा और 22 में क्या कहेगा बाबू, हिरासत में लेगा। तो पहले देखिए यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज रहता है। क्या कंफ्यूज रहता है कि पहले कौन होगा? तो याद रखिएगा 20 पहले है, तो 20 में गुनाह करेगा, 20 में गुनाह करेगा और 22 में उसको क्या करेगा, गिरफ्तार करेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 22 में क्या कह रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को मन माने ढंग से, ठीक है बाबू, हिरासत में लिया गया है, तो हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो मतलब बात को समझिए, जब किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति गुनाह किया तो उसके लिए एक्ट है बाबू 20, और कोई उसको गिरफ्तार किस एक्ट के तहत, तो 22 के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 22 के तहत किया जाएगा। और बाबू एक बात और आपको यहाँ पर बता देते हैं, क्या बता रहे हैं हम आपको, जो व्यक्ति गुनाह किया और जब किसी व्यक्ति को गुनाह करके हिरासत में लिया जा रहा है तो उस व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें सबसे पहला स्वतंत्रता है बाबू, उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि आखिर हमें किस आधार पर आप हमको पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला देख लीजिए, हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। तो भाई जो गिरफ्तार करेगा वह पुलिस वाला या वो अधिकारी उसको बताएगा कि तुम बाबू इस दंड के हिसाब से हम तुमको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा क्या कहा जी, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। क्या किया जाएगा भाई, 24 घंटा के अंदर उसे क्या करो, पेश करो। ठीक है ना जी। और तीसरा, वह अपने पसंद के वकील का वह सलाह भी ले सकता है। क्या कर सकता है भाई, वह अपने सलाह किसे ले सकता है, अपने पसंददार, मतलब जिसको चाहिए वह वकील का सलाह भी रख सकता है। तुम देखते होगे, क्या देखते होगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपना वकील लड़ने के लिए खुद रखता है। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, थोड़ा सा बाबू इसको समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, मानव के दुर्व्यवहार, ठीक है ना, व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिरोध। ठीक है ना। इस दोनों पर बात को समझिएगा। बलात्श्रम का मतलब होता है कि भाई जबरदस्ती, ठीक है ना, गांव देहात में देखते होंगे बिना रुपया पैसा दिए हुए क्या करता है बाबू, जबरदस्ती उससे काम कराता है। तो भाई जबरदस्ती या उसी को क्या कहते हैं, दादागिरी। और दादागिरी के हिसाब से क्या करता है बाबू, किसी व्यक्ति को काम करवाता है। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 23 में, क्या बताया गया है कि भाई जबरदस्ती तुम किसी से काम नहीं करवा सकते हो। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हो। भाई कोई व्यक्ति को तुम खरीद नहीं सकते हो। पहले क्या हुआ करता था, आदमी को भी खरीदता जाता था, ठीक है ना। लेकिन इस यहां पर अनुच्छेद 23 के तहत कह दिया गया कि किसी व्यक्ति की खरीद या बिक्री या बेगारी मतलब फ्री में उसे काम नहीं करा सकते हो, तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती क्या कर सकता भाई, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए, अगर जो आप इसका उल्लंघन करते हैं, तब सुनिए मेरी बात, क्या कह रहा है अनुच्छेद 23 में कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप इसका विरोध करते हैं, अगर जो आप इसका क्या करते हैं जी, उल्लंघन करते हैं, तो यह क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। ठीक है ना भाई। तो क्या होगा, यह
दंडनीय अपराध होगा। एक बार आपको और बता देते हैं, अगर जो देश में ज्यादा स्थिति खराब होगा तो क्या कर सकता है भाई, यहां पर देखिए नोट में क्या लिखा है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करने के लिए इसे क्या किया जाएगा, इस नियम को बाध्य किया जाएगा। इसका मतलब समझते हैं, देखिए वध करने का मतलब, आप बताइए, यहां पर जबरदस्ती काम कराने का आज्ञा नहीं दिया, लेकिन नोट में कह दिया किसके लिए, बस राष्ट्र सेवा के लिए। अगर जो ऐसा जरूरी आ जाएगा तो आपको राष्ट्र सेवा करने के लिए आपको इस जो नियम है अनुच्छेद 23 इसको तोड़ा भी जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे 2019-20 जो था, कोरोना महामारी चल रहा था भाई, और आपको पता होगा उस महामारी में ना तो डॉक्टर को छुट्टियां था, ना ही नर्स को, एकदम कह दिया गया था कि कोई छुट्टियां नहीं ले सकते हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे राष्ट्र सेवा के लिए क्या किया भाई, इस नियम को क्या था, बाध्य किया जा सकता है। ठीक है ना, आई होप आप सब समझ में आ रहे होंगे बाबू। तो आप सब तेजी में क्या कीजिए, तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और लाइक बटन मत बनाना, मतलब लगाना भूलिएगा, क्योंकि देखिए लाइक से ही मेरे को पता चलता है कि जो इससे हम जिस प्रकार आपको समझाना पा रहे हैं आपके पास ये बातें पहुंच पाते ही कि नहीं। ठीक है ना, तो बाबू हम फिर से क्या करते हैं, 23 देख लिए। अब देखिए अनुच्छेद 24 क्या बोल रहा है भाई, अनुच्छेद 24 में कहता है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने और बड़े खानों या अन्य किसी जोखिम काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। देखिए एक बात बताते हैं, अनुच्छेद 24 में यह बता रहा है कि जो व्यक्ति 14 वर्ष से नीचे का है उसे कारखानों में काम नहीं रखा जाता, नहीं रखना है। और भाई और क्या कर रहा है, और जोखिम भरे काम को भी करने देने की इजाजत नहीं देता है। अगर जो कोई ऐसा काम करेगा तो उसे क्या किया जाएगा भाई, दंडित किया जाएगा। एक बात और आपको हम बता दें, यहाँ पर जो ये अनुच्छेद की बातें तो अच्छी है, लेकिन हम लोग को और समाज वर्ग के लोगों को यह सोचना चाहिए कि इतने छोटे वर्ष को बच्चे, मतलब इतने छोटे 14 उम्र के बच्चे को काम पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, तो बाबू यहाँ पर आप समझ गए होंगे 24 बोल रहा है 14 वर्ष से कम वाले आयु को कारखाने पर नहीं रखना है। चलते हैं अगले 25 बोल रहा है भाई, अनुच्छेद 25 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा सुनिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। देखिए बात को समझिए, अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है भाई, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है या कोई भी धर्म को वह मान सकता है। वह किसमें बताया बाबू, तो अनुच्छेद 25 में बताया है। क्या बताया जी, अनुच्छेद 25 में बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान भी सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर भी सकता है। तो यह हम अनुच्छेद 25 से देखते हैं। अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर क्या कर रहा है, अनुच्छेद 26 क्या बोल रहा है भाई, अनुच्छेद 26 यहां पर क्या है, यहां पर एक बात और सुनिए। देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना करना चाहिए, वो प्रशासन के अधिकार है। देखिए प्रशासनिक अधिकार है। तो यहां पर यह बात क्या रहा है जी, 25 में बोल दिया कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। 25 में क्या कर दिया बाबू, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। भाई जब धर्म मानेंगे तो धर्म के बाद कोई भी आप संस्था बना सकते हैं, किसके लिए, धर्म पर। किस पे बाबू, धर्म पर। ठीक है ना, तो भाई इसमें 26 में कह रहा है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता यह बताता है कि आप कोई भी धर्म की क्या कर सकते हैं, चुटका संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अनुच्छेद 27। क्या बाबू, अनुच्छेद 27, राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए वाद नहीं कर सकता जिसकी आय
किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति, क्या बोल रहा जी, उन्नति का व्यय करने की विशेष रूप से क्या बाबू निश्चय कर दी गई है। देखिए यहां पर बात क्या बताया गया है, यहां पर बात क्या बताया गया है, आप सबको भी एक बात समझ में आता होगा, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा, क्या लगता होगा भाई, क्या लगता होगा, यहां पर कि धर्म में मतलब जितने भी मंदिर मस्जिद चाहे जितने भी फंड मतलब क्या होता है बाबू, रुपया पैसा दान होता है, तो आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्यों ना हो, ऐसा क्यों नहीं हो, जो जितने भी मंदिर में या मस्जिद में पैसा आते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं भाई, उससे हम एक बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया मतलब सेवा करने के लिए स्कूल की खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा मन में आ रहा होगा, लेकिन भाई यह नहीं कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद 27 में कह रहा है भाई कि कोई भी धर्म से, देखिए यहां पर, राज के किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए वाद नहीं किया सकता है जिसे वह विशेष धर्म, देखिए यहां पर क्या बाबू, विशेष धर्म अथवा धार्मिक क्या बोल रहा है जी, धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में व्यर्थ किया गया है। मतलब धार्मिक चीजों में जो आप पैसा दान कर दिए हैं उस पर बाबू उस पैसे से क्या कर सकता है, नहीं खोला जा सकता है। कहीं ऐसा कहीं ऐसा है, क्या है बाबू, क्या किया गया है, जो पैसा आ रहा है उसको सही जगह इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ धर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो चलते हैं इस पे हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 यहां पर क्या देखिए कह रहा है, राज विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यहां पर क्या कह रहा है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, वह राज्य क्या नहीं कर सकता भाई, वह राज्य जो है क्या नहीं कर सकता है, एकदम पोषित, क्या बोल रहा है, पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा की बातें नहीं कही जा सकती। तो मतलब कोई भी राज्य में जो सरकारी स्कूल है, ठीक है ना, जो मतलब सरकार ने जो स्कूल बनाई, सरकारी स्कूल आप सब समझते होंगे, उस सरकारी स्कूल में, ठीक है ना भाई, वो सरकारी स्कूल में यह नहीं कह सकता है कि आप कोई भी धर्म की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, तो मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार करने का आज्ञा दे दिया था, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोग उसने क्या किए थे, उसका विरोध भी किए थे, ठीक है ना जी, उसका विरोध भी किए थे, जिसमें यह विरोध वहां सुप्रीम कोर्ट के पास गया और वह फिर मतलब यहां पर जो सरकारें थी वह मध्य प्रदेश के क्या बोले कि हम क्या कर रहे हैं जी, सूर्य नमस्कार एक प्रकार का क्या है, व्यायाम है, और हम बच्चे को क्या करते हैं, व्यायाम करने की इजाजत देते हैं, ठीक है ना भाई। तो फिर से उसको क्या कर दिया गया था, खैर वो पारित कर दिया गया था, ये बातें आपको पता होगी, ठीक है ना भाई। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 28 में कह रहा है कि सरकारी स्कूल में क्या बोल रहा है जी, धर्म की बातें नहीं किया जा सकता है। क्या कर सकता है बाबू, धर्म की बातें नहीं किया जा सकता है। एक बार और आपको बता दें, लेकिन यह सरकारी स्कूल की बातें हैं और प्राइवेट स्कूल में यह नियम कर सकता है, प्राइवेट से उसको मतलब नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जैसे डीएवी हो गया, एबीसीडी, ठीक है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं बाबू, इसमें अलाउ है, ठीक है ना भाई, उसमें अलाउ है। तो आपको कहीं कहीं ये भी लगता होगा, क्या मन में आ रहा होगा कि सर सरकारी स्कूल तो कुछ मुस्लिमों का है, तो भाई वो अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक का मतलब सेवा कर मतलब क्या करना, सेवा करना वह राज्य का फर्ज बनता है, ठीक है ना, लेकिन बहुसंख्यक का सेवा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप बात समझ गए होंगे। आओ देखिए क्या बोल रहा है इसके बाद, ऐसी शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने में बाध्य नहीं कर सकता। एक बात और बता देते हैं, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के जो थे मुख्यमंत्री, उन्होंने यह भी कह दिया था, क्या कह दिया था कि हम सूर्य नमस्कार करने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जिसको करने का मन है वो करेगा, जिसको करने का मन नहीं है वो नहीं करेगा। तो बात को आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है भाई,
भाई, तो अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 28 कह रहा है राज्य में, ठीक है ना, कोई भी राज्य का व्यक्ति या कोई भी मतलब कोई भी राज्य में जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें क्या बोलता है बाबू, किसी धर्म की चर्चा नहीं होगी, कोई भी धर्म की चर्चा नहीं होगी, ठीक है ना। और यह बताया जा रहा है ऐसे शिक्षण संस्था पर अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की, और बोल रहा है भाई इसमें कोई जबरदस्ती भी नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। चलते हैं अनुच्छेद 29, तेजी में देखिए अनुच्छेद 29, एक मिनट, ठीक है बाबू। अनुच्छेद 29 हम सब देखेंगे आज। तो अनुच्छेद 29 में क्या कह रहा है, इसको देखिए, अल्पसंख्यक हितों की संरक्षक काय तथा अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षा कर सकता है। देखिए एक बात और बता देते हैं, यहां पर कह रहा है क्या, जो अल्पसंख्यक, ठीक है ना जी, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की संरक्षण करना होगा, मतलब करने की पूरी छूट देगा। क्या करेगा भाई, पूरी छूट देगा। वह क्या करेगा, अल्पसंख्यक जो है अपना वर्ग में भाषा, लिपि और संस्कृत सुरक्षा रखने के लिए आप क्या कर सकता है, इसको चालू कर सकता है। इसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे भी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पे नहीं रोका जा सकता है, ठीक है ना भाई। देखिए एक बात और आपको बता देते हैं, किसी के मन में आ रहा होगा कि ये दो वाला सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो मेरी बात को आप सब ध्यान सुनिएगा। अल्पसंख्यक कहने का मतलब ये समझिए, जैसे किसी भी व्यक्ति के 5 बेटा है भाई, तो 5 बेटा में 4 बेटा एकदम सही है, भरल पूरल है, और एक बेटा बाबू थोड़ा कमजोर है, आर्थिक स्थिति उसका कमजोर है, तो पिता का फर्ज बनता है कि जो बेटा एक है उस बेटा को इस चारों के बराबर करना है। तो भाई यहीं पर अल्पसंख्यक की बातें किया गया, और अल्पसंख्यक की सेवा करना हमारे धर्म की बात है। भारत इसकी इजाजत, सरकार इसकी इजाजत देता है, ठीक है ना, क्योंकि बहु संख्यक की क्या करना भाई, मदद नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलते हैं, तो 30 में आप सब समझ गए होंगे कि अल्पसंख्यक के जो भी लोग हैं वो अपने हित में बात कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं जी, वो अपनी भाषा, लिपि सुरक्षा रख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका कौन शासक देगा भाई, तो इसका साथ सरकार देगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासनिक करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। तो अभी हम जस्ट बताए, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक को क्या कह रहा है भाई, शिक्षा तथा प्रशासनिक का मतलब वर्गों का अधिकार इसमें दिया गया है। तो इसमें बताता है, जैसे यहां पर क्या कह रहा है, देखिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था चला सकता है। देखिए कोई भी वह संस्था चला सकता है, ठीक है ना, उसमें क्या करेगा, संस्था चला सकता है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा। जस्ट अभी हम यही बात बताए, क्या बताए जी, किसी व्यक्ति के कितने बेटे हैं, 5 बेटे हैं, जिसमें 4 बेटा एकदम भरल पूरल है, एक बेटा आर्थिक स्थिति उसका कमजोर है, तो उस पिता का फर्ज बनता है कि अपनी पूरी संपत्ति में ज्यादा किसे दे, तो ज्यादा जो जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर है उसे दे। तो यहीं पर बाबू क्या बोल रहा है जी, अल्पसंख्यक की सेवा करना है। तो अगर जो बहु संख्यक की सेवा करेगा भाई, तो फिर या तो बन जाएगा जंगल राज, क्या बन जाएगा भाई, जंगल राज बन जाएगा, ठीक है ना। तो 30 भी आप सब समझ गए। चलते हैं, यहां पर देखिए अनुच्छेद 32 क्या कहता है, ठीक है ना। यहां तक जो हम बताए छोटका, आपको पता होगा 14 से लेकर के 32, ठीक है ना, याद रखिएगा, पूरा एकदम रिवीजन करते हुए रहिएगा। 14 से 32 तक क्या कहता है, तो 14 से 32 जो हो गया बाबू, या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 2 बात है, यहां पर हम 2 चीजें लिख कर रखे हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो भाई यहां पर 2 है, अनुच्छेद 32 किसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, और अनुच्छेद 216 किसके लिए, तो बाबू यह हाई कोर्ट के लिए। यहां पर 2 नियम जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो एक बात और देखिए, यहां पर आपको क्या बोल रहा है जी, मौलिक अधिकारों को लागू करने के उच्चतम न्यायालय में आवेदन देने का
देने का अधिकार प्रदान है। तो एक बात और बता देते हैं, उसी प्रकार से ये 5 रिट जारी करता है। राज्य में करेगा कौन? तो हाई कोर्ट, लेकिन केंद्र से करेगा तो कौन? सुप्रीम कोर्ट। देखिए बाबू, पहला बात क्या कर रहा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक बात बताए थे आपको, बताए थे गिरफ्तार होने के बाद, सॉरी, किसी व्यक्ति गुनाह करेगा, गुनाह करने के बाद गिरफ्तार होगा, और गिरफ्तार अगर जो 24 घंटे तक अगर जो अपने ही अदालत में पेश कीजिएगा, यही बोल रहा है जी हाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या करो? मेरे पास पेश करो। पहला में क्या कर रहा है भाई? पहला रीट जारी कर रहा है 32 में सुप्रीम कोर्ट की, क्या कर रहा है भाई? अपने निचले स्तर को क्या कर रहा है जी? बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या करो? मेरे पास जल्द से जल्द क्या करो? पेश करो। दूसरा देखिए, यहां पर देखिएगा, जो नहीं समझ रहे हैं तो यहां पर 1 सेकेंड आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना? 1 सेकेंड तैस हो गया, यहां एक बहस, एक मिनट। देखिए 22 में ही कहा था बाबू, 24 घंटा के अंदर क्या करना है? उसे दंडाधिकारियों के पास जमा करना है, मतलब पेश करना होगा। अगर जो पेश नहीं करेगा भाई, तो यही बोल रहा है, यही एक्ट में यहां देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? तो यहां बोल रहा है अनुच्छेद 32 में, यहां कौन बोल रहा है जी? उच्चतम न्यायालय क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है बंद, जो 24 घंटा में अगर जो तुम नहीं पेश करो, उसी बोल रहा है जी बंदी प्रत्यक्षीकरण करो, मतलब क्या करो? जो गुनाह किया उसको 24 मेरे पास जल्द से जल्द पेश करो। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर 1 सेकेंड, यह मेरा परम आदेश है, इसको तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या कहा भाई? तो सबसे पहले कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है जी, उसको जल्द से जल्द मेरे पास पेश करो। दूसरा बात क्या कहा जी? परम आदेश, यह मेरा आदेश है, इस आज्ञा को पालन करो। यहां पर देखिए प्रतिलेखन मतलब क्या? इसका लेख। यह बोल रहा है कि इस पे कोई लेख, इसी पर कोई बात नहीं करेंगे, अपना बात तुम रखो खुद से निचली अदालत को, ठीक है ना जी? और छुटका उत्तम प्रेषण, उसके बाद अधिकार की, ठीक है ना जी, पृष्ठता लेख, ठीक है ना? तो ये सब बाबू यहां पर ये 5 रीट को जारी करता है कौन? हाई सुप्रीम कोर्ट, और 226 में कौन करेगा? तो हाई कोर्ट करेगा। अब देखिए यहां अनुच्छेद 36 क्या हो जाता है? यहां पर राज्य की परिभाषा आ गया, ठीक है ना? तो बाबू आज हम यहीं तक रहने देते हैं, कल आपका हम कोशिश करेंगे कि पूरा अनुच्छेद को क्या करें, हम खत्म कर दें, ठीक है ना? ठीक है बाबू, जय हिंद जय भारत। जो लोग जल्दी से नहीं किए हैं लाइक, उसको लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास भेज दीजिए, वो भी यह वीडियो देख सकता है। और जो लोग पीछे नहीं देखे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाला भी